सास की दो गोरी प्रेग्नेंट लाडली जेठानी। दोनों गोरी जेठानी महक और जानवी शॉपिंग करके घर आकर सोफे पर पसर कर कहती है, ओह गॉड, कितनी गर्मी हो रही है। मुझसे तो ये गर्मी बर्दाश्त नहीं हो रही। अरे ओ शिवानी की बच्ची, कहाँ रह गई? जल्दी आ, कुछ शरबत वगैरह लेकर आ। मुझे तो मसालेदार नींबू पानी बनाकर दे दो। बाप रे बाप, शॉपिंग करके थक गई मैं। अरे सुनाई नहीं दिया क्या शिवानी तुझे? अरे नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है जेठानी जी, बस मैं अभी आती हूँ। अपनी जेठानी की बात सुनकर शिवानी जल्दी से उनके लिए शरबत बनाकर लेकर आती है। तभी सास लीला आकर कहती है, अरे इतना टाइम लगाया है, थोड़ा और टाइम लगा लेती ना। मेरी दोनों बहुओं को प्यासा मार दिया तूने। और मेरी चाय कहाँ है? माँ जी, जेठानी जी को प्यास लग रही थी, इसलिए मैं जल्दी से शरबत बनाने लग गई। चाय बन गई है, वो आपके लिए लाई नहीं हूँ। मुझे 2 मिनट दीजिए, अभी लाती हूँ। काम ना करने के बहाने हैं ये सब तेरे। तेरी जेठानी से कुछ सीख। जब तू नहीं थी घर का पूरा काम संभालती थी और तुझसे कुछ नहीं होता। काली कलूटी कहीं की। ऐसा लगता है तेरे आने से मेरे घर में ग्रहण लग गया हो। अरे अब माँ जी की बातें सुनती रहोगी क्या? नजर बट्टू कहीं की। चलो शरबत दो हमें। नहीं नहीं जेठानी जी, ऐसी बात नहीं है, ये लीजिए। ये कहते ही वो दोनों अपनी जेठानियों को शरबत पिला देती है। तभी लीला कहती है, अरे तुम दोनों बहू ठीक तो हो ना? देखो, अब तुम 1 महीने की गर्भवती हो चुकी हो, तो ज्यादा बाहर मत जाया करो, ख्याल रखा करो अपना। कुछ भी चाहिए हो तो इस कोयले की खान से बोल देना, ये तुम्हारे लिए सारा काम कर देगी। समझी शिवानी बहू? ओहो माँ जी, आप हमारा कितना ख्याल रखती हैं, हमें किसी चीज की कमी नहीं होने देती हैं। आपकी जैसी सास तो सबको मिलनी चाहिए। अरे मैं लीला हूँ लीला, हर किसी के नसीब में मेरी जैसी सास नहीं है। क्या खड़े खड़े हमारी बात सुन रही है? कोयले की खान, जाकर फल्ला कर दे, मैं इन्हें खुद काट कर खिलाऊंगी। माँ जी, आप मुझे बार बार काली होने का ताना क्यों देती हैं? मैं कोई अकेली इस दुनिया में काली नहीं हूँ। बहुत सारे लोग काले होते हैं और वो खुश रहते हैं। लोग उन्हें प्यार करते हैं, उनकी भी शादी होती है, उनकी सास भी उन्हें बहुत प्यार करती है। तो फिर आप मेरे साथ ऐसा क्यों करती हैं? दुनिया जाए भाड़ में, वो जो करती है उन्हें करने दो। मेरे घर में तो तू रहती है और तेरी ये मनहूस शक्ल मुझसे देखी नहीं जाती। पता नहीं कैसे तेरे ससुर जी ने तुझे मेरे बेटे के लिए पसंद कर लिया। खुद तो चले गए, मेरी छाती पर तुझे छोड़ गए। अब खड़ी क्यों है? मुझसे और कुछ सुनना चाहती है या घर के काम भी करेगी? नहीं माँ जी, मुझे कुछ नहीं सुनना, जा रही हूँ मैं काम करने। ये सुनकर रोते हुए शिवानी उसे फल लाकर सौंप देती है। फिर लीला खुद फल काटकर अपनी दोनों गोरी लाडली बहुओं को खिलाती है। वहीं शिवानी रोते हुए घर के काम करती है। पता नहीं माँ जी और दोनों जेठानियों को मुझसे क्या दिक्कत है। भगवान जी, अगर काले लोग के साथ आपको धरती पर यही भेदभाव करना था तो आपने ऐसे मनुष्य को क्यों बनाया? इसकी वजह से हम जैसे लोगों की जिंदगी जीते जी नरक हो रखी है। पता नहीं कब वो दिन आएगा जब माँ जी मुझे भी दोनों जेठानियों की तरह मुझे प्यार करेंगी। खुद से यहाँ क्या बड़बड़ कर रही हो? जल्दी से हमारे लिए गाजर का हलवा बना दो, नहीं बनाया तो माँ जी तुम्हें सुना देंगी। आप जाइए, आपको आपका बादाम का हलवा मिल जाएगा। शिवानी बड़े घंटों की तपस्या के बाद बादाम का हलवा बनाकर अपनी सास और जेठानियों को खिलाती है कि तभी उनके सामने बेहोश होकर गिर जाती है। कुछ देर बाद डॉक्टर आकर बताता है कि वो गर्भवती है। ये सुनकर लीला कहती है, अरे वाह, इस नजर बट्टू को भी बच्चा होने वाला है, ये भी गर्भवती है। तो घर का काम कौन करेगा? मेरी तो तीनों बहुएं एक साथ गर्भवती हो गई है, मैं तो करूंगी नहीं। अम्मा जी, कुछ कहा आपने? नहीं नहीं, अब आप जा सकते हैं, ये लीजिए आपके पैसे। डॉक्टर चला जाता है और दोनों जेठानी मुंह सड़ाकर कहती है, माँ जी, हमने आपको धीरे धीरे बोलते हुए सुन लिया। अभी घर का काम कौन करेगा? और हमारी सेवा? ये तो घर का सारा काम कर रही थी, अब ये भी गर्भवती है। हम में से कोई नहीं करेगा, यही कोयले की खान घर का सारा काम करेगी। वैसे भी मुझे इससे कोई मतलब नहीं है, मुझे तो तुम दोनों से पोता पोती चाहिए। चिंता मत कीजिए माँ जी, गोरे गोरे पोता पोती देंगे आपको। मैंने आप सबकी बात सुन ली, आपको लगा मैं बेहोश हूँ, मुझे आपसे कुछ ऐसी ही उम्मीद थी माँ जी। मैं जानती हूँ मेरा बच्चा आपके लिए कोई मायने नहीं रखता,
लेकिन जैसे आप दोनों जेठानियों के ऊपर अपना प्यार न्यौछावर करती हैं, वैसे उनके बच्चों पर भी करेंगी, और मेरे बच्चे पर कभी नहीं। अरे वाह काली बहुरिया, मुझे तो कुछ बताने कहने की जरूरत भी नहीं पड़ी, खुद ही समझ गई। तो अब जा और जाकर घर के काम कर। आओ आओ, तुम दोनों को मैं केसर वाला दूध बनाकर दूंगी। देखा भगवान जी आपने, मैं गर्भवती हूँ, माँ बनने वाली हूँ। मुझे बहुत खुशी है। एक पल के लिए मुझे ऐसा लगा कि माँ जी अब तो शायद मुझे प्यार करेंगी, लेकिन नहीं, मेरी उनके दिल में कोई जगह नहीं है। शिवानी का दिल बहुत उदास हो जाता है। उसे अपने बच्चे होने की कोई खुशी नहीं होती, लेकिन वो अपने पति राहुल को इस बात की खुशी देती है, तो वो शाम को उसके लिए बहुत सारे खिलौने लेकर आता है। वक्त गुजरता है। लीला अपनी दोनों बड़ी बहुओं को बहुत प्यार से रखती है। उन्हें योगा क्लास ले जाती है, अपने हाथ से काजू बादाम खिलाती है, जूस बनाकर पिलाती है। वहीं ये सब देखकर शिवानी का दिल बहुत रोता है। अगर वो कुछ बच्चे की सेहत के लिए खाने पीने जाती थी तो सास उसके हाथ से खाने पीने की चीजें छीन लिया करती थी, और काम तो इतना करवाती थी कि ना चाहते हुए भी शिवानी को बाहर के सामान से लेकर घर का सारा काम करना पड़ता है। ऐसे ही एक दिन लीला 8 महीने की गर्भवती शिवानी से कहती है, अरे ओ कल्लो माई, मेरी एक चप्पल मिल नहीं रही, जरा ढूंढ कर देख, कहीं सोफे के नीचे ना हो। माँ जी, कुछ नहीं तो कम से कम अब मुझ पर रहम खा लीजिए, मैं झुक नहीं सकती, कैसे करूंगी ये काम। काली बहू मुंह मत चला, हाथ चला। लीला की इतनी कठोर आवाज में शिवानी झुक जाती है कि उसका पति राहुल उसे देखकर कहता है, शिवानी, ये तुम क्या कर रही हो? मना किया ना डॉक्टर ने तुम्हें झुकने के लिए और भारी सामान उठाने के लिए, फिर क्या ढूंढ रही हो तुम यहाँ पर? हाँ, मैं कर देता हूँ, बताओ। राहुल की बात सुनकर शिवानी उससे चप्पल ढूंढने को कहती है, जो कि वो निकाल कर अपनी माँ को दे देता है। लीला की तीनों बहू एक समय पर प्रेग्नेंट होती है, लेकिन वो सबसे ज्यादा ख्याल अपनी 2 बड़ी बहुओं की रखती है, ना कि काली बहू की। शाम के समय लीला रसोई में अपनी तीनों बहू के पास आती है, जहां लीला चौखट से ठोकर खाकर गिरती है। उसके स्लिप का नुकीला हिस्सा उसके सिर पर लगने ही वाला होता है कि जल्दी से शिवानी उसे बचा लेती है, लेकिन खुद फिसल जाती है, जिससे झटके से उसके पेट में बहुत दर्द होने लगता है। और लीला कहती है, अरे शिवानी बहू, ये तूने क्या किया? मुझे बचाने के लिए खुद गिर गई। अगर तेरे बच्चे को कुछ हो गया तो मैं खुद को माफ नहीं कर पाऊंगी। अरे तुम दोनों क्या खड़ी हो, उठाओ इसे। आह माँ जी, मेरा बच्चा, उसे बचा लीजिए। कुछ नहीं होगा बहू तुझे, मैं एम्बुलेंस बुलाती हूँ जल्दी से। तभी एम्बुलेंस आती है, जिसमें वो सभी बैठकर हॉस्पिटल पहुंचते हैं। डॉक्टर शिवानी को एग्जामिन करते हैं और बताते हैं कि डिलीवरी होने में क्रिटिकल कंडीशन है। ये बात सुनकर लीला कहती है, नहीं डॉक्टर, मेरी बहू को कुछ मत होने देना, वो बहुत अच्छी है। कैसी बहू हो तुम दोनों, वहां होते हुए भी तुमने मुझे नहीं बचाया, लेकिन उसने अपने बच्चे की फिक्र ना करके मेरी जान बचाई, वरना मेरे सर पर गहरी चोट लग जाती। तुम्हें इतना प्यार किया, इतना लाड किया, लेकिन बहू होने का फर्ज उसने निभाया। माँ जी, हम माफी चाहते हैं, हम दोनों अपने बच्चे को रिस्क में नहीं डालना चाहते थे, इसलिए नहीं कर पाए। सच में शिवानी बहुत अच्छी है। आइए माँ जी, हम उसके बच्चे के लिए प्रार्थना करते हैं। तभी तीनों हॉस्पिटल के मंदिर में भगवान से शिवानी और उसके बच्चे के लिए बहुत प्रार्थना करते हैं। कुछ देर बाद डॉक्टर बताता है कि जच्चा और बच्चा बिल्कुल स्वस्थ है। इस बात से राहुल खुश हो जाता है और मिठाई बांटता है। साथ ही तीनों उसके पास जाकर माफी मांगते हैं। आप सबको मुझसे माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है, मैं सब कुछ भुलाकर आगे बढ़ने में विश्वास करती हूँ। थैंक यू शिवानी। कुछ दिन बाद शिवानी अपने बच्चे के साथ घर लौटती है। वहीं उन दोनों जेठानियों के भी प्यारे प्यारे से बेटे होते हैं, जिसके बाद घर में बच्चों की किलकारियां गूंज उठती है और लीला अपने तीनों पोते पोतियों को गोद में लेकर खेलती है। विपिन शादी करके अपनी पत्नी वैशाली को अपने साथ अपने घर लेकर आता है। माँ देखो, मैं आपकी बहू लेकर आया हूँ, स्वागत नहीं करोगे अपनी बहू का? विपिन की माँ भवानी वैशाली का घूंघट ऊपर करके कहती है, अरे वाह विपिन, तू तो बहुत अच्छी बहू लेकर आया है। तेरी बहू का मुखड़ा तो बहुत ही सुंदर है, बिल्कुल चांद की तरह। रुक जा जरा, मैं आरती की थाली लेकर आती हूँ। भवानी आरती की थाली लेने चली जाती है। उसके जाने के बाद दरवाजे पर खड़ी वैशाली विपिन से कहती है, मुझे तो लगा था कि तुम्हारी माँ मुझे स्वीकार करने से मना कर देगी, लेकिन तुम्हारी माँ ने तो मुझे अपना लिया। मेरी माँ मुझसे बहुत प्यार करती है। मेरी माँ मेरी हर एक बात मानती है और आखिर मेरी पसंद भी तो इतनी लाजवाब है, कोई भला उसे कैसे इनकार कर सकता है।
हाँ। तभी भवानी पूजा की थाली लाकर वैशाली की आरती उतारती है और उसका गृह प्रवेश करती है। उस दिन के बाद से वैशाली और विपिन घर में खुशी खुशी रहने लगते हैं। तुम्हारी शादी को आज पूरे 10 दिन हो गए हैं, लेकिन बेटा विपिन तू अभी तक मेरी बहू को कहीं भी घुमाने नहीं लेकर गया। एक काम कर, 1 महीने की छुट्टी निकाल कर मेरी बहू को घुमाने के लिए लेकर जा। अगर मैं चला जाऊंगा तो ऑफिस को कौन संभालेगा माँ, समझो प्लीज। तभी वहां विपिन का छोटा भाई राहुल आ जाता है। भैया मेरे होते हुए आपको परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप दोनों मुझे अपना फोन दो, मैं ये कंपनी बहुत अच्छे से संभाल लूंगा, है ना? और आप भाभी को एक अच्छा सा टूर करवा कर लाओ। राहुल अपनी भाभी और विपिन का फोन ले लेता है, जिसके बाद विपिन और वैशाली दोनों ही हनीमून के लिए निकल जाते हैं। हनीमून के चलते वो बहुत अच्छी अच्छी जगह पर घूमते हैं और अपनी लाइफ को एंजॉय करते हैं। कितनी खूबसूरत जगह है ना। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं तुम्हारे साथ यहाँ पर आऊंगा। ये तो मेरी खुशनसीबी है कि मेरे इतने गरीब होने के बाद भी आपने मुझसे शादी की और आप मुझे इतनी अच्छी जगह घुमाने लेकर आए हो। विपिन और वैशाली 1 महीने अच्छे से घूमकर अपने घर वापस लौट रहे होते हैं। फ्लाइट के उतरने के बाद वो अपनी टैक्सी ले लेते हैं। फाइनली पूरे 1 महीने की छुट्टी बिताने के बाद आज हम लोग घर जा रहे हैं। विपिन और वैशाली दोनों टैक्सी में थे, लेकिन तभी अचानक से उनके सामने से एक बहुत तेजी से ट्रक आ जाता है, जिसके चलते उनका बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो जाता है। एक्सीडेंट के दौरान वहां के कुछ लोग उन दोनों को हॉस्पिटल में एडमिट करवा देते हैं और उसके साथ साथ उनके घर वालों को इन्फॉर्म भी कर देते हैं। अरे बेटा विपिन, तू ठीक तो है ना? मेरा दिल तो बैठा ही जा रहा था। माँ मैं तो ठीक हूँ, बस थोड़ी सी सर में चोट आई है। लेकिन ये बताइए कि वैशाली कहाँ है? तभी राहुल आता है और उसकी आंखों में आंसू होते हैं। वो रोते हुए कहता है, ये सब हमारे साथ क्यों हो रहा है? पहले तो हमारी पूरी कंपनी पानी में डूब गई और हम लोग सड़क पर आ गए, और अब भैया और भाभी का एक्सीडेंट हो गया। लेकिन इस एक्सीडेंट के दौरान भाभी हैंडीकैप हो गई है, वो अपने पैरों से चल नहीं सकती। विपिन फौरन उठकर वैशाली को देखता है। वो सच में अपने पैर गंवा चुकी थी। अब तो विपिन सड़क पर आ चुका था और वो अपनी पत्नी का इलाज भी नहीं करवा सकता था। हे भगवान, तूने ये सब मेरे साथ क्यों किया? तूने तो एकदम से ही मेरा सब कुछ छीन लिया, सब कुछ। विपिन कुछ दिन बाद अपनी पत्नी को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज करवाने के बाद अपने घर लेकर जा रहा होता है कि तभी राहुल और भवानी कहते हैं, बेटा जिस बड़े से बंगले में हम लोग रह रहे थे, अब वो बंगला हमारा नहीं। कंपनी डूबने के चलते वो घर नीलाम हो गया। अब हम गरीबों की बस्ती में रहते हैं, जहां हमारा एक छोटा सा मकान है और वो भी किराए का है। राहुल और भवानी दोनों ही विपिन और वैशाली को गरीब घर में ले आते हैं। देखते ही देखते उनके ऊपर दिन प्रतिदिन गरीबी की मार बढ़ती जाती है। ये सब क्या हो गया है? आज तो घर में राशन भी नहीं है, खाने के लिए क्या ही बन पाएगा। ऊपर से मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है। क्या बताऊं, कई जगह मैंने अपने रिज्यूम भेजकर देख लिए। जैसे ही कहीं जगह होगी मुझे बुला लेंगे। उसके बाद घर की परेशानियां धीरे धीरे ठीक होने लगेगी। आप परेशान मत होइए प्लीज। तभी विपिन के फोन पर कॉल आता है। आपकी जॉब फिक्स हो गई है, आप मंडे से अपनी जॉब पर आ सकते हैं। आपका दिन शुभ हो। जॉब का नाम सुनते ही विपिन बहुत खुश हो जाता है और वो सोमवार से अपने ऑफिस जाना शुरू कर देता है। ऑफिस में विपिन की काबिलियत देखकर उसे बहुत जल्दी ऑफिस का मैनेजर बना दिया जाता है। एक दिन फॉरेन से विपिन की बॉस की बेटी ऑफिस में आती है। ओहो, इस ऑफिस को हो क्या गया है? कोई भी यहाँ ढंग से काम ही नहीं कर रहा। इस ऑफिस का मैनेजर कहाँ है? तभी विपिन जेसिका के सामने आता है। विपिन की पर्सनालिटी और उसे देखकर जेसिका अपने मन ही मन में सोचती है, ओह माय गॉड, ऑफिस का मैनेजर इतना हॉट, हैंडसम और सेक्सी होगा, मैंने तो सोचा ही नहीं था। मैडम आपने बुलाया मुझे? आपकी काबिलियत के चर्चे बहुत सुने थे, लेकिन देखने में कुछ खास नजर नहीं आया। थोड़ी ही देर में मुझे सबकी मीटिंग लेनी है, 5 मिनट में सभी को बुलाओ। जेसिका के कहने पर विपिन सभी को मीटिंग में बुला लेता है, जिसके बाद जेसिका सबकी मीटिंग लेती है और सभी को रूल्स फॉलो करने के लिए कहती है। वहीं जेसिका विपिन के ऊपर लाइन भी मारने लगती है, लेकिन उसे अपने पिता से कुछ और ही पता चलता है। बेटी, तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया है? जिस लड़के के पीछे तुम पड़ी हो वो पहले से ही शादीशुदा है। शादीशुदा? माय फुट, मुझे विपिन बहुत पसंद है और मैं उससे शादी करना चाहती हूँ। एक तरफ विपिन की जिंदगी में पहले से ही खलबली चल रही थी और वो अपनी पत्नी वैशाली को धीरे धीरे नापसंद करना शुरू कर देता है। वहीं पर वो जेसिका की तरफ खींचा चला जाता है। जेसिका उसका फायदा उठाकर उससे शादी कर लेती है, जिसके बाद विपिन अपनी अमीर पत्नी को अपनी गरीब पत्नी की सौतन बनाकर घर पर ले आता है।
माँ स्वागत करो, आज से ये घर की बहू है। तेरा दिमाग तो खराब नहीं हो गया है बेटा? तू किसी से भी शादी करके उसे घर ले आएगा? माय सो कॉल्ड सासू माँ, आपका बेटा मुझे एक तो गरीब ससुराल में सौतन बनाकर लाया है और ऊपर से आप मेरा वेलकम करने की जगह मुझे नकार रही हो। ये नहीं चलेगा। विपिन जेसिका का हाथ पकड़कर उसे घर के अंदर ले आता है, जिसके चलते भवानी भी कुछ भी नहीं कह पाती। तुमने तो मुझे खुद पसंद करके इस घर में लाए थे ना, फिर तुम मेरी सौतन कैसे ला सकते हो विपिन? अपने आप को देखो, तुम जैसी अपाहिज मेरी पत्नी बनने के लायक है क्या? हा? मैं जेसिका से प्यार करता हूँ और अब वही मेरी पत्नी है। तुम चाहो तो यहाँ से जा भी सकती हो। वैशाली इस घर से कहीं नहीं जाएगी, वो मेरी जिम्मेदारी है। अगर तू इसे निकालेगा तो तुझे भी इस घर से मजबूरन जाना होगा। अपनी माँ की धमकी सुनकर विपिन कुछ भी नहीं कर पाता। ऐसे ही शादी के बाद जेसिका अपने गरीब ससुराल के सभी के ऊपर हुक्म चलाने लगती है। एक दिन जेसिका सड़क के किनारे से जा रही होती है कि तभी उसके सामने से एक कार आ रही होती है। वहीं से वैशाली भी सामान लेकर आ रही होती है। हे भगवान, ये क्या? जो मेरे साथ हुआ था वही जेसिका के साथ होने वाला है। मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। वैशाली अपनी व्हील चेयर को जोर जोर से घुमाने लगती है, लेकिन वो जेसिका के पास नहीं पहुंच पाती, जिसके चलते वो अपनी पूरी कोशिश करते हुए उठ खड़ी होती है और किसी तरह जेसिका को बचा लेती है। लेकिन उसके पैरों में बहुत दर्द होना शुरू हो जाता है। मैं तुम्हारी सौतन हूँ, उसके बाद भी तुमने अपनी चिंता ना करते हुए मेरी जान बचाई। मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगी। उस दिन के बाद से जेसिका का बर्ताव वैशाली के लिए ठीक हो जाता है और वो अपने पैसों के बलबूते पर वैशाली के पैरों को भी ठीक करवा देती है, जिसके बाद वैशाली अपने दोनों पैरों पर पहले की तरह चलने लगती है। ये देखकर विपिन को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो भी वैशाली से माफी मांगता है। मुझे माफ कर दो वैशाली, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है। जो हुआ उसे भूल जाइए और अपनी जिंदगी में आगे बढ़िए। मुझे आपसे कोई गिला शिकवा नहीं है। उस दिन के बाद से जेसिका विपिन को उसके काम और बिजनेस में बहुत सपोर्ट करती है, जिसके चलते विपिन पहले की तरह अमीर हो जाता है और अपनी दोनों पत्नी और अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहने लगता है।